दोस्तों, सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12th की बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हमने कल जो पिछली क्लास में बच्चों पढ़ा था वो जीन विनिमय के बारे में पढ़ा था। आज हम बच्चों जीन विनिमय के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। तो इधर देखिए बच्चों, जीन विनिमय सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एकल जीन विनिमय। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? एकल जीन विनिमय। जब गुणसूत्र की संपूर्ण लंबाई में केवल एक कायज़मेटा बनता है। कायज़मेटा कब बनता है बच्चों? जब जीन विनिमय की क्रिया होती है, वहां पर किसका निर्माण होता है बच्चों? कायज़मेटा का क्या होता है? निर्माण होता है। तो यहां पर इस चित्र में देखिए बच्चों, एक कायज़मेटा बना है। तो एक कायज़मेटा बनने के दौरान एकल जीन विनिमय होगा, यानी एक बार क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय की क्या होगी बच्चों? क्रिया होगी। ये एक गुणसूत्र है और ये दूसरा इधर गुणसूत्र। तो यहां पर इधर देखिए बच्चों, इसको मैं डार्क कर रहा हूं। यहां पर जीन विनिमय की क्रिया हुई है। जहां पर जीन विनिमय की क्रिया होती है वहां पर किसका निर्माण होता है? कायज़मेटा का क्या होता है बच्चों? निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए द्विक जीन विनिमय। इसमें दो स्थानों पर क्या होता है बच्चों? जीन विनिमय होता है। क्या होता है? दो स्थानों पर क्या होता है? जीन विनिमय होता है। जब साधारण सी बात है बच्चों कि दो स्थानों पर जीन विनिमय होगा तो कितने कायज़मेटा बनेंगे? दो। कितने बनेंगे बच्चों? तो दो कायज़मेटा का क्या होगा? निर्माण होगा। जब दो कायज़मेटा का निर्माण होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं बच्चों? दोहरा जीन विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहरा या द्विक जीन विनिमय कहते हैं। तो एक कायज़मेटा का बच्चों निर्माण यहां पर हो रहा है और दूसरे कायज़मेटा का निर्माण बच्चों यहां पर हो रहा है। एक बार जीन विनिमय की क्रिया यहां पर हो रही है, यहां पर कायज़मेटा बन जाएगा, और दूसरी बार जीन विनिमय की क्रिया यहां पर होगी, दूसरा कायज़मेटा यहां पर बन जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बहु जीन विनिमय। अब यदि गुणसूत्र की लंबाई में दो से अधिक स्थानों पर जीन विनिमय होता है, या ऐसे कह सकते हैं दो से अधिक बार जीन विनिमय होता है। कितने? दो से अधिक बार। तो दो से अधिक ही क्या बनेंगे बच्चों? कायज़मेटा बनेंगे। तो दो से अधिक कायज़मेटा बनने पर तो उसे बच्चों क्या कहते हैं? बहु जीन विनिमय या गुणित जीन विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणित जीन विनिमय। तो इधर देखिए बच्चों, एक कायज़मेटा यहां पर जीन विनिमय की क्रिया हुई, यहां पर क्या बन गया? कायज़मेटा एक बन गया। यहां पर जीन विनिमय की क्रिया हुई, यहां पर क्या बन गया बच्चों? कायज़मेटा बन गया। और यहां पर जीन विनिमय की क्रिया हुई, यहां पर क्या बन गया बच्चों? कायज़मेटा बन गया। तो दो से अधिक कायज़मेटा बने, दो से अधिक कायज़मेटा बनने पर दो से अधिक जीन विनिमय की क्रिया होती है। तो जब दो से अधिक बार जीन विनिमय होता है तो ऐसे जीन विनिमय को अपन क्या कहते हैं बच्चों? बहु जीन विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं? बहु जीन विनिमय। तो हमने कल पढ़ा था बच्चों, जो जीन विनिमय की क्रिया होती है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की, प्रोफेज की भी फर्स्ट की कौन सी अवस्था में होती है बताइए? कौन सी अवस्था में? पैकिटीन अवस्था में क्या होती है? जीन विनिमय की क्रिया बच्चों संपन्न होती है। क्या होती है? संपन्न होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार बच्चों। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जीन विनिमय के महत्व। कौन कौन से जीन विनिमय के क्या है महत्व? तो सबसे पहला महत्व क्या है कि जो जीन विनिमय की क्रिया होती है बच्चों, ये अर्धसूत्री विभाजन की पैकिटीन अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में संपन्न होती है बच्चों? पैकिटीन अवस्था में। कौन से विभाजन की बच्चों? अर्धसूत्री विभाजन की। कौन सी विभाजन की? अर्धसूत्री विभाजन की पैकिटीन अवस्था में ये जीन विनिमय की क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। ये क्रिया समजात गुणसूत्रों के, जो समजात गुणसूत्र होते हैं और उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य होती है, यानी विपरीत क्रोमेटिड्स की भुजाओं के बीच होती है। नॉन सिस्टर किसके बीच होती है? क्रोमेटिड्स के क्या होती है? ये मध्य होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स के मध्य जीनों का जब आदान प्रदान होता है बच्चों, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य जब जीनों का
क्या होता है बच्चों, आदान प्रदान जब होता है तो उस क्रिया को बच्चों क्या कहते हैं, जीन विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन विनिमय कहते हैं। गुणसूत्रों पर जीनों की गुणसूत्रों पर जीनों की एक दूसरे से जो दूरी होती है वो जीन विनिमय की प्रायिकता को बताती है। यदि गुणसूत्र पर जो जीन होते हैं वो दूर दूर स्थित होते हैं तो जीन विनिमय देरी से होगा। यदि गुणसूत्र पर उपस्थित जो जीन पास पास होते हैं तो जीन विनिमय क्या होता है, जल्दी होता है। तो यही लिख रहा है, गुणसूत्रों पर जीनों की एक दूसरे से दूरी भी जीन विनिमय की प्रायिकता को क्या करती है बच्चों, बताती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक बार में एक गुणसूत्र युग्म, एक गुणसूत्र के जोड़े में कितने बिंदुओं पर जीन विनिमय की क्रिया होती है, यानी कितने बिंदुओं पर जीन विनिमय हो सकता है। यह बच्चों किस पर निर्भर करता है, गुणसूत्र की लंबाई पर। यह बात क्या करती है, निर्भर करती है कि एक गुणसूत्र युग्म में कितने बिंदुओं पर, एक बिंदु पर, दो बिंदु पर गुणसूत्र यानी गुणसूत्रों का जीन विनिमय हो सकता है। यह किस पर निर्भर करती है, यह बात गुणसूत्र की लंबाई पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है बच्चों, गुणसूत्र की लंबाई पर। अब बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं लिंग सहलग्न वंशागति पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी वंशागति है बच्चों, लिंग सहलग्न वंशागति। कौन सी है, लिंग सहलग्न वंशागति। ऐसे लक्षण जिनके जीन लिंग गुणसूत्रों पर, जिनके जीन कौन से गुणसूत्रों पर, लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं और उन्हीं से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ध्यान देना बच्चों, ऐसे लक्षण जिनके जीन कौन से गुणसूत्रों पर, लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाएं और उन्हीं के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो जाए, वंशानुगत हो जाएं, यानी चले जाएं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत हो जाते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो जाते हैं, वंशागत हो जाते हैं, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। और लिंग सहलग्न लक्षणों के लिए बच्चों, लिंग सहलग्न लक्षणों के लिए उत्तरदायी जीन को, जो लिंग सहलग्न में भाग ले रहा है उसके लिए उत्तरदायी जीन को क्या कहते हैं बच्चों, लिंग सहलग्न जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग सहलग्न जीन। और इनकी वंशागति को, लिंग सहलग्न जीनों की वंशागति को अपन क्या कहते हैं, लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लिंग सहलग्न वंशागति। एक बार दोबारा समझ लीजिए, ऐसे लक्षण जिनके जीन कौन से गुणसूत्रों पर बच्चों, लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं और उन्हीं के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो जाते हैं, वो वंशानुगत चले जाते हैं, तो ऐसे लक्षण को क्या कहते हैं, लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं। और लिंग सहलग्न अभिलक्षणों के लिए जो उत्तरदायी जीन होते हैं, उत्तरदायी जीनों को अपन क्या कहते हैं, लिंग सहलग्न जीन कहते हैं। जो किस में भाग लेते हैं, लिंग सहलग्न की वंशागति में जो जीन भाग लेते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, लिंग सहलग्न जीन कहते हैं। और लिंग सहलग्न जीनों के जो नियंत्रित वंशागति होती है उसको अपन क्या कहते हैं, लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको ये लिंग सहलग्न वंशागति समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, अभी तो हमने पढ़ा है ये लिंग सहलग्न यानी लिंग गुणसूत्रों पर जीनों का पाया जाना, तो उसे तो अपन कहते हैं लिंग सहलग्न वंशागति। यदि जीनों पर एक्स, लिंग सहलग्न जो जीन होते हैं उनके एक्स गुणसूत्र पर, कौन से गुणसूत्र पर, एक्स गुणसूत्र पर पाए जाएं। कौन से गुणसूत्र पर बच्चों, एक्स गुणसूत्र पर यदि जीन पाए जाएं, वो जीन पुरुष तथा स्त्री दोनों में अभिव्यक्त हो सकते हैं। एक्स गुणसूत्र बच्चों मादा में भी एक्स एक्स होता है और नर में भी क्या होता है, एक्स वाई होता है। तो जो बच्चों ये एक्स गुणसूत्र है ये दोनों में क्या होता है, पाया जाता है। तो हम यही बता रहे हैं, एक्स गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन पुरुष तथा स्त्री, नर तथा मादा में दोनों में अभिव्यक्त हो सकते हैं। और जब ये दोनों में अभिव्यक्त होता है तो इन जीनों
की अभिव्यक्ति को बच्चों इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आड़ी तिरछी या क्रिस क्रॉस अनुवांशिकी या वंशागति किसे कहते हैं। जब तो किसे कहते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, एक्स गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन पुरुष तथा स्त्री दोनों में क्या हो सकते हैं बच्चों, अभिव्यक्त हो सकते हैं। और अभिव्यक्ति को जब दोनों में ये अभिव्यक्ति होते हैं तो इन जीनों की अभिव्यक्ति को बच्चों क्या कहते हैं, आड़ी तिरछी या क्रिस क्रॉस अनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्रिस क्रॉस अनुवांशिकी या आड़ी तिरछी क्या कहते हैं बच्चों, अनुवांशिकी कहते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं लिंग संलग्न रोगों की वंशागति पढ़ रहे हैं, लिंग संलग्न रोगों की वंशागति। सबसे पहला रोग है इसमें क्या है, वर्णांधता। क्या है बच्चों, वर्णांधता। और वर्णांधता को बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। इसकी जो खोज करी थी बच्चों हॉर्नर ने की थी। किसने की थी बच्चों, हॉर्नर ने। अब है क्या यह एक लिंग संलग्न रोग है। पहली बात तो आपको यह आना चाहिए लिंग संलग्न रोग क्या है, यानी ये लिंग गुणसूत्र पर होता है, लिंग गुणसूत्र की कमी से होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति जो वर्णांधता है बच्चों, इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति है वो रंगों में विभेद नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं, रंगों में विभेद नहीं कर पाते हैं, यानी विभिन्न रंगों की क्या नहीं कर पाते हैं, पहचान नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं, पहचान नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति रंगों की पहचान नहीं कर पाता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, वर्णांध कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णांध। और विभेदन नहीं कर पाने का जो गुण है बच्चों, इसी गुण को अपन क्या कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वर्णांधता कह देते हैं। हाँ, तो बच्चों एक बार इसे दोबारा समझ लीजिए, वर्णांधता क्या है, ये कैसा है, एक लिंग संलग्न रोग है। कैसा रोग है, लिंग संलग्न। इस रोग में बच्चों क्या होता है, जो व्यक्ति होता है इस रोग से पीड़ित, वो रंगों में क्या नहीं कर पाता, विभेद नहीं कर पाता। जो व्यक्ति रंगों में विभेद नहीं कर पाता है उसको वर्णांध कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णांध। और विभेदन नहीं कर पाने की जो बच्चों प्रक्रिया, उसको अपन क्या कहते हैं, वर्णांधता। विभेदन नहीं कर पाने का जो गुण है उसको क्या कहते हैं बच्चों, वर्णांधता कहते हैं। इस वर्णांधता की जो बच्चों खोज करी थी वो किसने करी थी, हॉर्नर ने करी थी। वर्णांधता जो मुख्य रूप से देखने को मिलती है, लाल व हरे रंग की वर्णांधता अधिक पाई जाती है। किसकी, लाल मोस्टली व्यक्ति होते हैं जो लाल और हरे रंगों में क्या नहीं कर पाते हैं, वो विभेद नहीं कर पाते हैं। बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। हाँ, तो बच्चों सामान्यतः जो वर्णांधता है लाल और हरे रंग के लिए क्या होती है बच्चों, वो पाई जाती है। लाल रंग के लिए पाई गई वर्णांधता को बच्चों क्या कहते हैं, प्रोटोनोपिया। और हरे रंग के प्रति वर्णांधता को क्या कहते हैं बच्चों, डिप्टेरोनोपिया कहते हैं। सामान्यतः वर्णांधता किसके लिए पाई जाती है, लाल और हरे रंग के लिए। लाल रंग के लिए पाई गई वर्णांधता को क्या कहते हैं बच्चों, प्रोटोनोपिया। और हरे रंग के प्रति वर्णांधता पाई गई को क्या कहते हैं, डिप्टेरोनोपिया। बच्चों आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट क्लास बायोलॉजी की लेकर आएंगे। धन्यवाद।